जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर। और आज की वीडियो में हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे और प्लस में लिखे हुए मिलेंगे कॉपी में, मुंह से नहीं बताया जाएगा। आप पूरा प्रॉपर देखेंगे किस तरह से आंसर लिखा है, किस तरह से आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आंसर लिखना है। और ये भी आपको पता चलेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस और उस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम कुछ दूसरा क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं तो वो भी देखेंगे कि हमने अभी तक जो तैयारी की है वो यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रही है, जो हमने पढ़ा है वो पेपर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अगर आपने इस पेपर को सॉल्व कर लिया तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी बढ़िया एकदम प्रॉपर है। तो अगर आपने अपनी तैयारी की है तो आप अपने आप को इस पेपर में क्वेश्चंस के आंसर देकर आंक सकते हैं। चलिए देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्टाइकियोमेट्रिक दोष नहीं है। तो राइट आंसर होगा धातु आधिक्य के दोष, क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है, फ्रैंकल दोष होता है, साटकी दोष होता है और इन्हीं दोनों दोषों में अंतरकाशी दोष भी हमारा आ जाता है। कौन सा नहीं आता है तो धातु आधिक्य दोष या धातु की कमी से, धातु में जो कमी होती है इलेक्ट्रॉनों की, वो वाला दोष। तो यहाँ पर आपका ये तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, धातु आधिक्य दोष स्टाइकियोमेट्रिक दोष नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है, यानी 180 ग्राम जल में कितने मोल हैं। तो राइट आंसर है 10 मोल हैं। कितने मोल हैं? 10 मोल हैं। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और ऐसे ही मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर पूरी कॉपी में लिखे हुए हैं। अभी हम पूरे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, साथ में आपको कॉपी में आंसर भी बताते चलेंगे। फिर है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है? तो H2 + Cl2 = 2HCl, ये वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फार्मेलिन जलीय विलयन है तो फ्लोरेसिन, फार्मेल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो फार्मेल्डिहाइड आपको दिखाई दे रहा है ऐसे यहीं से ही, तो हम इसको ही टिक कर देते हैं क्योंकि फार्मेल्डिहाइड और फार्मेलिन वैसे भी हमें सेम ही लग रहा है। आगे बढ़ेंगे, एमाइड एमीन, एमाइड से एमीन बनाने का प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो HCl, ZnCl और K2Cr2O7 और H2SO4 और ऐसे ही आपको कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें राइट ऑप्शन आपका कौन सा है? वो है आपका ये वाला Br2KOH वाला। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। इसकी उपस्थिति में आप एमाइड से क्या बना सकते हैं? एमीन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज या एल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक से क्रिया करके बनाता है। ग्लूकोज जो होता है या फिर एल्डिहाइड टालेन जो होता है या ग्लूकोज एल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? राइट आंसर है Ag बनाता है। ठीक है, ये आपके 6 क्वेश्चन हुए, पहले 6 क्वेश्चन एक नंबर के। अब हम जितने क्वेश्चंस देखेंगे उसको हम कॉपी पर देखेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, प्रश्नोत्तरांक डालना है, काखा का अंगा डालना है और जिस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन लिखना है और उसके सामने आपको आंसर लिख देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। PDF कहाँ से डाउनलोड करना है वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे उसके, पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरे का जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर स्थित 2 अन्य परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि ये 2 नंबर में क्वेश्चन है, तो आपको इसमें कोई भी निगमन करने की जरूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा क्या करेंगे, प्रश्नोत्तरांक डालेंगे, सूत्र लिखेंगे, चित्र बनाएंगे और आप इसका राइट आंसर ढूंढ लेंगे। ठीक है, जैसे हमने चित्र लिखा और ऊपर यहाँ पर हमने सूत्र लिखा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आंसर कहाँ पर है? ये है संकुलन क्षमता 68%। पूछा क्या है? पूछा भी हमसे यही गया है कि अगर इतनी स्थितियाँ दी गई हैं तो संकुलन क्षमता हमारी कितनी होगी। तो हमने चित्र बनाया, चित्र से हमने समझा दिया और हमने अपना आंसर यहाँ से ढूंढ लिया। 2 नंबर में है तो त्रिभुज वगैरह नहीं लेना है, अगर 4 नंबर में होता तो हम त्रिभुज लेकर इसको अच्छे से समझाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का भारानुसार 30% ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरॉल का सूत्र है C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोलंस की गणना कीजिए। मोलंस यानी कि मोल प्रभाज की आपको गणना करनी है। सिंपल बोला है, भारानुसार 30% क्या है? ग्लिसरॉल है और ग्लिसरॉल का सूत्र आपको दे दिया गया है जिससे आप इसका अणुभार निकाल सकेंगे, यानी सब चीज़ें आप यहाँ से सूत्र से निकाल सकेंगे। और क्या है? जलीय विलयन है यानी कि लिक्विड है, तो आप ये लिक्विड भी आपको पता लग गया। अब आपको ग्लिसरॉल का मोलंस बताना है, ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज बताना है। सिंपल सा, जितनी चीज़ें आपने दी हैं पहले आप लिखेंगे
और यहाँ पर देखेंगे इस W का मान 70 और जो विलायक है, लिक्विड है, जल है, कुछ भी है, उसका मान क्या हो गया 70 हो गया, इसका मान 30 हो गया। और ये हमारा जो C से क्या है हमारा ये जो सूत्र दिया गया है C3H8O3 का, यहाँ पर इसका परमाणु भार और ये जल का परमाणु भार, और यहाँ पर हमने सूत्र लिखा, सूत्र से हमें ये प्राप्त हुआ और हमने पूरा इसको अच्छे से सॉल्व किया और अंत में मोल प्रभाव आ गया ग्लिसरॉल का कितना 0.076। मात्रक नहीं होता है, मात्रक के चक्कर में आप मत पड़िएगा। तीसरा देखते हैं हम, डेनियल सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा के मान की गणना कीजिए। आपको दिया गया है डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको दिया गया है 1.1 वोल्ट है, ठीक है, और निम्नलिखित अभिक्रिया आपको दी गई है। इस अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा की आपको गणना करनी है। इसमें भी सिंपल सा है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि दिया क्या गया है। हमने प्रश्नोत्तरांक डाला 2 गा, ये अभिक्रिया है, इसमें दिया क्या गया है, ये F का वैल्यू आपका समान रहता है, N का आपको 2 दिया गया है, ठीक है, और ये गिब्स ऊर्जा हमने इसका सूत्र लिखा और सारी वैल्यू यहाँ पर जो हमें ऊपर दिया गया था उसको हमने पुट की सारी वैल्यूज, और अंत में हमें आंसर मिल गया 21,200 इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,12,300 जूल। ये हमारा गिब्स ऊर्जा का मान हो गया। आगे बढ़ेंगे ऐसे ही, दूसरे का गा क्वेश्चन हो गया। दूसरे का घा हम देखते हैं, वैद्युत कण संचलन को समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर आप चित्र बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं, ना बनाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 नंबर लगभग इसमें मिल जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है, आपकी स्पीड बढ़िया है, तो आप चित्र जरूर बनाइए। वैद्युत कण संचलन बोला गया है, तो वैद्युत कण संचलन क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से होने वाले कोलाइडी कणों में होने वाली गति को वैद्युत कण संचलन कहते हैं, ठीक है, सिंपल सा बात है। कोई कोलाइडी विलयन है, जब उसमें हम वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो उसके कोलाइडी कणों में गति होने लगती है। यानी कि जैसे ही कोई कोलाइडी विलयन वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में आता है, उस विलयन के कोलाइडी कणों में गति होने लगती है। इस घटना को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर कोलाइडी कण विपरीत आवेश की ओर चलने लगते हैं और उन पर पहुंचकर उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। ये लिख दीजिएगा, सिंपल सा है। जब हम किसी भी वैद्युत कोलाइडी विलयन में वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण उस विलयन के कोलाइडी कणों में गति होने लगती है, संचलन होने लगता है। इसी गति को, इसी संचलन को हम, क्योंकि वो वैद्युत क्षेत्र की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम उसको वैद्युत क्षेत्र प्रभाव कहते हैं या कोलाइडी कण संचलन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा तीसरे का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये हमारा हो गया, ये घा है। वैद्युत कण संचलन हमने बोला, वैद्युत कण संचलन हमने समझा दिया कि वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने से कोलाइडी विलयन के कणों में होने वाला संचलन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। प्रश्नोत्तरांक 3 करेंगे। प्रश्नोत्तरांक 3 का करेंगे, 60 की दोष को चित्र सहित समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। 60 की दोष की परिभाषा, 1-2 उदाहरण और चित्र आप सिंपल सा बनाएंगे, आपको 2 में से 2 पूरे नंबर मिल जाएंगे, 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। 60 की दोष की परिभाषा है, आयनिक यौगिक में क्रिस्टल में जब परमाणु आयन अपने जालक के स्थान से लुप्त हो जाते हैं तो जालक में रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, इसे 60 की दोष कहते हैं। लीजिए, और उदाहरण हो गया NaCl, KCl, KBr हो गया। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या हुआ, हमने चित्र बना दिया, ये एक आयन है या एक परमाणु है, जो भी है, ये एक आयन है मान लेते हैं, और इसमें से क्या हुआ ये देखेंगे, जो हमारे क्या थे, परमाणु थे, अपने जालक से, यहाँ से अपने जालक से गायब हो गए, तो यहाँ पर रिक्तियाँ उत्पन्न हो गई और ये हो गया हमारा 60 की दोष। जब किसी जालक से आयन या परमाणु अपने स्थान से गायब हो जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर 60 की दोष उत्पन्न हो जाता है। ये एक जालक है, इसमें से 2 आयन प्लस माइनस अपने स्थान से गायब हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर 60 की दोष है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको 60 की दोष में चित्र बनाकर एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्लस माइनस की संख्या बराबर होनी चाहिए। हमने 4-4 का पेयर बनाया है, तो यहाँ पर देखेंगे 4 चौक 16 है, 16 में 8 प्लस हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा। अगर आप 5 का पेयर बनाते तो 5 में 20 करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 15 बनाएंगे आप 7 प्लस कर देंगे, 8 माइनस या 8 प्लस 7 माइनस। आपके प्लस माइनस वाले आयनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। और आप कहीं से भी यहाँ पर प्लस गायब कर रहे हैं तो आपको, या यहाँ से माइनस गायब कर रहे हैं तो एक प्लस यहाँ से आपको गायब करना है और बाद में गिन लेना है कि आपका गायब करने के बाद प्लस माइनस आपके बराबर हैं, तभी आपका ये चित्र सही माना जाएगा और तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्लोरीन के डीकन विधि से उत्पादन का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा Cl2 की सल्फर के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हमें चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन होता हम ऑब्वियस चित्र बनाते, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम क्या लिखेंगे, जो पूछा गया है इसमें पॉइंट टू पॉइंट क्लोरीन की डीकन विधि से उत्पाद का रासायनिक समीकरण पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्लोरीन का डीकन विधि से उत्पाद का रासायनिक समीकरण। प्रश्नोत्तरांक डाला, उत्प्रेरक की क्रिया पहले हमने लिख दी, ये एक्स्ट्रा लिख दी क्योंकि एग्जामिनर
थोड़ा इंप्रेस हो जाए, हमें आगे नंबर दे दे। अगर आप इसको लिख सकते हैं, याद किया है तो बिल्कुल आप लिखिए, अगर नहीं याद किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद किया है तो आप यहाँ से लिखिए। तो एक नंबर आपको यहाँ पर मिलता है, एक यहाँ पर मिलता, लेकिन आपने इसको लिख दिया, बहुत अच्छी बात की। ठीक है, फिलहाल हम इसको देखते हैं। डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण, तो डीकन विधि से 4HCl + O2 Cu2 Cl2 2H2O और ये हमारा बन गया क्लोरीन। आगे बोला है क्लोरीन का डीकन विधि से निर्माण का समीकरण लिखिए, समीकरण हमने लिख दिया। बोल रहा है Cl2 की सल्फर के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। Cl2 का हमने किसके साथ, ये सल्फर है, S है, S का Cl2 के साथ हमने क्रिया बनाया, HCl4 बन गया प्लस H2O बन गया। एक नंबर यहाँ पर मिल गया, एक नंबर यहाँ पर मिल गया, 2 नंबर हमारे पूरे मिल गए। ठीक है, चित्र नहीं बनाना है क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का है। आगे हम तीसरे का खा हो गया, तीसरे का गा हम देखते हैं। तीसरे के गा में भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है आपका। ये पूछा है उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक संख्या को उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी कि उपसह संयोजक संख्या की परिभाषा दीजिए और उदाहरण दीजिए। कहने का मतलब ये है, अगर 2 नंबर क्वेश्चन है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कम से कम 2 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, अगर ये न्यूमेरिकल नहीं है तो। ठीक है, लगभग आपसे 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। तो अगर बोल रहा है कि उपसह संयोजक संख्या को उदाहरण द्वारा समझाइए, मीन्स कि उस उपसह संयोजक संख्या को परिभाषा दीजिए और उसका एक उदाहरण दीजिए। प्रश्नोत्तरांक तीसरे का गा है, हमने कुछ नहीं किया, प्रश्नोत्तरांक तीसरे का गा डाला, पहले परिभाषा लिखी फिर एक उदाहरण लिखा। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगैंड की अधिकतम संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। उदाहरण के 4FeCN6, यहाँ उपसह संयोजक संख्या 6 है। बोला जा रहा है केंद्रीय धातु परमाणु Fe से जुड़े हुए लिगैंड की अधिकतम संख्या, इससे जुड़ा हुआ लिगैंड की अधिकतम संख्या 6 है, को उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। तो इससे केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगैंड की अधिकतम संख्या यहाँ पर उपसह संयोजक संख्या हमारी 6 है। तीसरे का घा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। तीसरे का घा क्या बोल रहा है, ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल एमीन तथा ब्रोमीन का जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, ये नहीं बोलना है क्या होगा, कैसे होगा, कितने टेम्परेचर पर होगा, कुछ नहीं बोलना है भाई, केवल रासायनिक समीकरण बोला है ना। 1 नंबर आपको इस रासायनिक समीकरण पर मिलेंगे, 1 नंबर आपको इस रासायनिक समीकरण पर मिलेंगे। तो जो बोला है प्रश्नोत्तरांक छुपाई मारे डालेंगे ऐसे और हम आंसर लिख देंगे। 3 का गा हो गया हमारा। 3 का घा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला बोला है ग्लूकोज का किससे कीजिए, इससे कीजिए, NH2OH से कीजिए, हमने NH2OH से किया, ग्लूकोज ऑक्सीजन बना। दूसरा बोल रहा है ब्रोमीन का जल से कीजिए, सॉरी ग्लूकोज का कौन सा बोला है, दूसरा बोला है ब्रोमीन जल से, यानी ब्रोमीन जल, ब्रोमीन और जल नहीं बोल रहा है, ग्लूकोज का ब्रोमीन जल से क्रिया कीजिए। तो हमने ग्लूकोज लिया, ब्रोमीन जल लिया, Br2 + H2O, इसको ब्रोमीन जल बोलते हैं, और इससे अभिक्रिया की ग्लूकोनिक अम्ल हमारा बन गया। अभिक्रिया आप याद कर सकते हैं, इसको आप लिखेंगे ऐसे ही। हिंदी आप नहीं भी लिखते हैं तब भी चल जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आप लिखते हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा काम है, लिखते हैं तो, नहीं लिखते हैं तो कोई बात ही नहीं है। ये हमारा कितने का क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए 3। हमने पहला देखा, दूसरा यहाँ पर देखा, सभी क्वेश्चंस के आंसर देखे, और तीसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा। चौथा देखते हैं, नैनर्स समीकरण का तथा रासायनिक सेलों में इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। यानी नैनर्स समीकरण क्या है, रासायनिक सेलों में इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। प्रश्नोत्तरांक 4 के का क्वेश्चन का हम आंसर देने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपनी कॉपी में डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 4 का, हर बार की तरह। फिर नैनर्स समीकरण की परिभाषा क्या है, प्रत्येक सेल के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेल। प्रत्येक सेल के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें अर्ध सेल कहा जाता है। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है। इनके इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक विभव इलेक्ट्रोड क्रमशः E और E0 या E डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रोड विभव E से और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 से प्रदर्शित किया जाता है। वैज्ञानिक नैनर्स ने अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया, जिसको क्या बोलते हैं हम, नैनर्स समीकरण बोलते हैं। क्या हुआ, ये थोड़ी भूमिका हमने बना दी क्योंकि ये 3 नंबर क्वेश्चन था। परिभाषा दी, समीकरण दिया, समीकरण का मान दिया और इसका एक अनुप्रयोग लिख दिया। नैनर्स समीकरण का उपयोग किसी दिए गए तापमान, दबाव और प्रतिक्रियाशील एकाग्रता पर इलेक्ट्रोकेमिकल की सेल क्षमता की गणना के लिए किया जाता है। मैं
इसको मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप समझ सकें। आपको बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है कि ई नॉट का मतलब क्या है, ई का आर टी एन एफ, इसका आप बोर्ड में मत लिखिएगा। आप समझने के लिए इसको देख सकते हैं कि नैनर समीकरण ई नॉट आर टी अपॉन एफ लॉग ई होता है, और आप यहाँ से इसकी वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा नैनर समीकरण। वैज्ञानिक नैनर्स ने अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण का प्रतिपादन किया जिसे नैनर समीकरण कहते हैं। नैनर समीकरण ई बराबर ई जीरो माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई। और नैनर समीकरण का एक अनुप्रयोग, नैनर समीकरण का उपयोग किसी दिए गए तापमान और दबाव पर प्रतिक्रियाशीलता एकाग्रता पर इलेक्ट्रोकेमिकल की सेल की क्षमता ज्ञात करने के लिए या क्षमता की गणना करने के लिए किया जाता है, सेल की क्षमता की गणना करने के लिए। प्रश्नोत्तरांक 4 का कंप्लीट। प्रश्नोत्तरांक 4 खा पर आते हैं। बिस्मांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत बताइए। बिस्मांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, ये पेपर में थोड़ा सा अलग सा ऐसा हट के क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, बिस्मांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत आपको बताना है। तो सिद्धांत हम बताएंगे, इतने सिद्धांत हैं। तो बिस्मांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, सर्वप्रथम ठोस उत्प्रेरक की सतह पर क्रिया कारक के अणु विसरित होते हैं। उत्प्रेरक की सतह पर क्रिया कारक के अणु का अधिशोषण होता है। अधिशोषण के बाद मध्य संकुलन का निर्माण होता है। उत्प्रेरण की सतह पर उत्पाद का विशेषण होता है और उत्पाद का उत्प्रेरक से दूर विसरण हो जाता है। यही है बिस्मांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत, बिस्मांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण का सिद्धांत। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा। हमने अभी तक 4 के खा तक देख लिए क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, इसको मोड़ते हैं, अब अच्छे से देखेंगे आप। 4 का क्वेश्चन बोल रहा है प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीनों की पहचान कीजिए, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। यानी कि प्राथमिक पर एक, द्वितीयक पर एक, तृतीयक पर एक, तीनों की पहचान लिखने पर आधा नंबर मिलेगा, रासायनिक समीकरण पर आधा नंबर मिलेगा। एक परिभाषा और इसका रासायनिक समीकरण पर एक, द्वितीयक पर एक, तृतीयक पर एक। कैसे लिखना है ये हम देखते हैं। प्रश्नोत्तरांक 4 का बोल रहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन की पहचान कीजिए। चलिए, तो पहचान हम करेंगे कैसे ये भी तो पहले बता दें। तो हिंसबर्ग परीक्षण से हम पहचान करेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की। कहने का मतलब है कि आपको एक एमीन दे दी गई है, अब आप बताइए हिंसबर्ग परीक्षण करके कि ये कौन सी एमीन है। तो आप हिंसबर्ग परीक्षण करेंगे उस एमीन पर और बताएंगे कि अगर ये प्राथमिक एमीन है तो इसमें से ये होना चाहिए, द्वितीयक एमीन है इसमें ये बनना चाहिए, तृतीयक में ये बनना चाहिए, आप ऐसा बताएंगे। तो हिंसबर्ग परीक्षण क्या है? अज्ञात एमीन को KOH के आधिक्य में बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड C6H5SOCl के साथ हिलाया जाता है और इससे हमें पता लगता है कि कौन सी एमीन ये है। जैसे कि अगर हमने हिंसबर्ग परीक्षण किया और अगर वो प्राथमिक एमीन है तो प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग परीक्षण से क्रिया करके या हिंसबर्ग उत्प्रेरक से क्रिया करके क्या बनाता है, करके बेंजीन एन बेंजीन का निर्माण करता है। यानी प्राथमिक एमीन किससे, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से क्रिया करके एन बेंजीन सल्फोनाइड बनाता है, सल्फोनामाइड, एन बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है। हमने एक यहाँ पर ये लिया बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड लिया, इसमें एक एमीन रखा और इस एमीन की क्रिया कराई और यहाँ पर बन गया क्या, यहाँ पर बन गया एन बेंजीन सल्फोनामाइड। अब हम जान गए कि एन बेंजीन सल्फोनामाइड बन रहा है, अतः यह प्राथमिक एमीन है। तो प्राथमिक एमीन का परीक्षण इस तरह से करेंगे। द्वितीयक एमीन का अगर हम बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। यहाँ पर एन बेंजीन सल्फोनामाइड बन रहा था, यहाँ पर बन रहा है एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। यह क्षार में अभिलेय होता है। एन बेंजीन सल्फोनामाइड क्या होता है, एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड क्षार में अभिलेय होता है। तो इससे नहीं मतलब है, बनेगा क्या, बनेगा एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। हमने अभिक्रिया कराई बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से, किसी एक एमीन की क्रिया कराई, अभी यहाँ पर ये हमारा उत्पाद बन गया जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम समझ गए कि ये हमारा द्वितीयक एमीन है। इसी प्रकार अगर हम बेंजीन सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से अगर हम किसी ऐसे एमीन की क्रिया कराते हैं जिसकी क्रिया होती ही नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि ये एमीन तृतीयक एमीन है। पहली जो अभिक्रिया रहेगी उसमें एन बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा, दूसरी अगर द्वितीयक एमीन रहेगी तो उससे एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा, और तृतीयक एमीन रहेगी तो वो क्रिया करेगी ही नहीं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा कितना हो गया, 3 नंबर मिल गए। हमने जो इतना लिखा
इस पर आधा नंबर, आधा नंबर इस पर, आधा नंबर इस पर, आधा इस पर, आधा इस पर, आधा इस पर, यानी हर लाइन पर आधा आधा नंबर हमें मिलता जा रहा है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन बेंजीन हो गया। डीएनए और आरएनए में अंतर समझाइए। ये क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन है, फिलहाल इसको भी हमने लिखा है। डीएनए आरएनए क्या होता है? इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए में, आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। फिर डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में यह एक आनुवांशिक पदार्थ होता है और यह एक आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। यह आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है, यानी डीएनए आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है। और आरएनए क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, आनुवांशिक गुणों का काम नहीं करता है। प्रोटीन संश्लेषण को शरीर में नियंत्रित करता है, कहाँ पर कितनी प्रोटीन बननी चाहिए। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। हमारा ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5, 6, 7 3 क्वेश्चन अभी बाकी हैं हमारे पास। तो पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। पांचवें का पहला है, विलयन के परासरण दाब को समझाइए। विलयन के परासरण दाब में विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि विलयन के परासरण दाब की परिभाषा, विलयन के परासरण दाब और मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित करना है। परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। प्रश्नोत्तरांक 5 का क्वेश्चन है, हम देखेंगे। दिस इज आवर ये क्वेश्चन है, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो परासरण दाब क्या होता है? उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया बाहरी दाब जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्ध पारगम्य झिल्ली से रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब क्या होता है? उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया बाहरी दाब जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्ध पारगम्य झिल्ली से रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध क्या है? तो संबंध इतना बड़ा है, इसको आप समझ लीजिए। सारी चीज़ें मैंने हिंदी में लिख दी हैं और ये आपका अंत में संबंध आ गया। ठीक है, ये आपका संबंध है किसमें? यहाँ पर पूरा आप समीकरण देख लीजिए, परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में। ठीक है, इतना ये आपका संबंध आ गया। आगे बढ़ेंगे। पांचवें का हो गया। पांचवें का क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया के औसत तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए। उन्हें प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। औसत वेग क्या होता है किसी अभिक्रिया का? निश्चित समयांतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग या औसत दर कहलाता है। क्या होता है? औसत वेग क्या होता है? किसी निश्चित समयांतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन, किसी निश्चित समयांतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहलाता है। औसत वेग का सूत्र होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। और आगे क्या पूछा है? तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है? किसी दिए गए अल्पतम समय पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग या दर कहलाता है। किसी दिए गए अल्पतम समय पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है? तात्क्षणिक वेग या अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर कहलाता है। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? यानी कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो पहले अभिक्रिया का तापमान। उच्च तापमान पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और निम्न तापमान पर उसकी दर कम हो जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति, अगर उत्प्रेरक धनात्मक है तो अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं, अगर उत्प्रेरक ऋणात्मक है तो अभिक्रिया की दर घटा देते हैं, अभिक्रिया को स्लो कर देते हैं। ये प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। 2 ही पूछा था तो हमने 2 ही लिखा। ठीक है, आगे हम आते हैं प्रश्नोत्तरांक 5 पर। इसमें बोला जा रहा है CR और CU, जिसका CR का परमाणु क्रमांक 24 और CU का परमाणु क्रमांक 29 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। संक्रमण तत्वों के 2 प्रमुख गुणों की व्याख्या भी कीजिए। संक्रमण तत्व क्या हैं, इनके 2 गुणों की आपको व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। 24 CR और 29 CU का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। ये है हमारा CR का। और इधर कॉपर का देखेंगे 29 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। देखेंगे फिर से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कॉपर का। लक्षण देखेंगे, संक्रमण तत्वों के लक्षण क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्वों में चुंबकीय लक्षण पाया जाता है। संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं तथा युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण प्रतिलक्षित करते हैं। ठीक है, और ये आपका उदाहरण है। उदाहरण नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा क्योंकि आपने ऊपर सही एकदम काम कर दिया है। लिख देंगे बहुत अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूँ, देखिए 2 टाइप के लोग होते हैं।
एक होते हैं जिनको एवरेज नंबर चाहिए, एक होते हैं जिनको हाईएस्ट नंबर चाहिए। तो अगर आप एवरेज की श्रेणी में आना चाहते हैं, जैसे 100 में से 80 नंबर, 82 नंबर, 83 नंबर पाना चाहते हैं, तो उदाहरण नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप 100 में से 95 नंबर, 96 नंबर, 93 नंबर, 92 नंबर, 98 नंबर ऐसा पाना चाहते हैं, तो जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उससे एक कदम आगे वाला भी जवाब आपको देना पड़ेगा, तब आपको 100 में से 95 नंबर मिलेंगे। अगर आप सोचेंगे क्वेश्चन में जो पूछा गया है मैं वही लिख दूं और मुझे 100 में से 95 नंबर मिलेंगे, तो उसको तो सभी ने लिखा है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको सभी ने लिखा है, तो सभी को 95 नहीं मिलते हैं। आपको भी पता है 100 में से 80 नंबर ही 82, 83, 85 नंबर तक मिलते हैं, उससे ज़्यादा आपको कभी नहीं मिलते हैं। तो अगर 100 में से 95 चाहते हैं तो आपको ये उदाहरण भी लिखने पड़ेंगे। जो मैंने पीछे हिंसबर्ग अभिक्रिया, हिंसबर्ग परीक्षण लिखा, उसको भी लिखना पड़ेगा। मैंने क्लोरीन बनाने की डेकन विधि थी, उसके पहले मैंने उसके उत्प्रेरक बनाने की विधि लिखी, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन बोल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा आंसर दे रहे हैं तभी आपको 95 नंबर मिलेंगे, नहीं तो आप एवरेज 80-85 में रह जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है, जितने नंबर आपको चाहिए उसी हिसाब से आपको लिखना है। मैंने लिख सब दिया है, आप पे डिपेंड है आप कितने नंबर चाहते हैं, उस टाइप से आप अपने पेपर में लिखेंगे। गलनांक और क्वथनांक, संक्रमण तत्वों का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि ये धात्विक बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये हमारा 5 का घ हो गया। अभी हम 5 का घ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 का घ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा उपसह संयोजक यौगिक में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT को समझाइए तथा इसकी सीमाओं को लिखिए। उपसह संयोजक यौगिक में क्रिस्टल से क्षेत्र सिद्धांत CFT जिसको हम बोलते हैं, इसको समझाइए और CFT की सीमाओं को लिखिए। तो ये हमारा है क्या, उपसह संयोजक यौगिक में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। 4 सिद्धांत हैं, हमने चारों सिद्धांत लिखा। उसके बाद क्या है, इसके बाद बोला जा रहा है इसकी सीमाओं को बताइए, यानी कि क्रिस्टल में सिद्धांत और सीमाएं नीचे हैं। ये सभी आपके सिद्धांत हैं। सिद्धांत आप पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और इधर आपकी CFT की सीमाएं हैं, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला 6 का क्वेश्चन है, क्या होता है जब। ठीक है, इसमें भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ में अभिक्रियाएँ लिखी हैं, कुछ में नहीं लिखी हैं। ये केवल पूछ रहा है क्या होता है जब। 5 नंबर क्वेश्चन है। आपको अगर 5 में 5 चाहिए तो आपको ये भी बताना होगा कि क्या होता है, प्लस में उसका रासायनिक समीकरण भी आपको देना होगा। ठीक है, तो क्या होता है जब सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं, तो सोडियम एजाइड को गर्म करने पर तापीय अभिघटन से डाई नाइट्रोजन गैस बनती है। हमने देखेंगे सोडियम एजाइड को गर्म किया और यहाँ पर क्या बन गई, नाइट्रोजन गैस बन गई, डाई नाइट्रोजन गैस। ठीक है, दूसरा बोल रहा है क्या होता है भाई, क्या होता है, लिथियम को नाइट्रोजन के साथ गर्म करते हैं, तो लिथियम को नाइट्रोजन के साथ गर्म करने पर नाइट्राइड गैस बनता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से आप देख रहे हैं। तीसरा है अमोनियम क्रोमेट को गर्म करने पर, क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। अमोनियम क्रोमेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो अमोनियम क्रोमेट को गर्म करने पर जल डाइक्रोमेट में विघटित हो जाता है। इसका मैंने सूत्र नहीं लिखा, मेरे को नहीं पता था, आपको पता है, आप गूगल से कहीं से भी निकाल कर अगर आप सूत्र लिखेंगे बहुत अच्छी बात है। अगला है क्वेश्चन, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर NO प्राप्त होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट के जलीय विलयन को अभिकृत कराते हैं, तो अभिकृत कराने पर क्या होता है, ये होता है क्या होता है, नाइट्रोजन जल और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इसको देखेंगे, गर्म किया और बढ़िया सा हमारा ये सब अभिकृत कराने पर बन गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन है कि इसमें 5 में से कितने नंबर मेरे को मिलेंगे, तो 4 नंबर मिलेंगे 5 से, क्योंकि मैंने इसमें दोनों में अभिक्रियाएं नहीं लिखी। अगर मैं यहाँ भी अभिक्रिया लिख देता और यहाँ भी अभिक्रिया लिख देता तो मुझको 5 में से 5 नंबर पूरे मिलते। ये हमारा 6 का क्वेश्चन था। आप चाहें तो अथवा में एक ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पाँचों में ये पता है क्या होता है और अभिक्रियाएं पता हैं तो आप बिल्कुल यही कीजिएगा, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पर नंबर्स कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको पता है दोनों चीज़ें क्या होता है और अभिक्रिया भी, तो कोई भी नंबर नहीं कटेगा। आप ऊपर वाला दिल खोल कर कीजिए। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है 6 का ख, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। जहाँ पर समीकरण की बात आती है आपको उसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप समीकरण लिखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 में से 5 मिलेंगे, पक्की बात है 5 मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कितने भी नंबर चाहिए, जितने भी चाहिए। अगर बोला जा रहा है कि आपको समीकरण लिखना है तो आप केवल समीकरण लिखिए, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, परिभाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन परिभाषा बोल रहा है तो आप समीकरण लिखेंगे तो आपको एडवांस में नंबर मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं।
ये छठे का खा क्वेश्चन, कोलवे अभिक्रिया का समीकरण क्या है? छठे के खा का पहला, कोलवे अभिक्रिया फिनाल सोडियम और सैलिसिलिक अम्ल बन रहा है। फिर अगला राइमर टीमर अभिक्रिया, इसको कई लोग रीमर टीमर अभिक्रिया बोलते हैं। इससे क्या हो रहा है, यहाँ से आप देखेंगे फिनाल बन रहा है, फिनाल से NaOH की CHCl3 और NaOH की क्रिया कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है। सैलिसिलिक अम्ल वहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है। आगे फिनाल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है, फिनाल के ऑक्सीकरण से बेंजोकिनोन बनता है, बेंजोकिनोन, ठीक है। फिर विलियम संश्लेषण से क्या होता है, विलियम संश्लेषण में आप इसका नाम लिखना चाहें लिख दें, नहीं तो कोई मतलब नहीं नाम लिखने का, वो आपका टीचर जान रहा है क्या बन रहा है। डाईमेथिल ईथर और सोडियम क्लोराइड बन रहा है, आपका ये विलियम संश्लेषण है। मेथेनॉल का औद्योगिकरण विधि से निर्माण, तो हमने कुछ नहीं किया, हमें सूत्र लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये केवल बोल रहा है समीकरण लिखने के लिए, समीकरण लिखेंगे पूरे नंबर मिलेंगे। आपने सभी समीकरण सही किए हैं तो 5 में से 5 नंबर आपका डन है, कोई नहीं काट सकता है। आगे हम बढ़ेंगे, ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। 7वें में हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये का वाला है और ये खा वाला क्वेश्चन है। पहले हम देखते हैं इसमें का वाला क्वेश्चन। बुड बोला जा रहा है 7वें में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का है। तो बोला है क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह होते हुए भी क्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। और बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया पर आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, ये पहले 3 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर है, 3 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले आंसर लिखा। आंसर लिखने के बाद यहाँ पर भाई देखेंगे मैंने चित्र भी पूरा बनाया, प्रॉपर चित्र बनाया है एकदम। इससे आपका 3 में 3 पूरा मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कर सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, चित्र हमेशा आप पेंसिल से बनाएंगे, चित्र के बीच में अभिक्रिया भी आप पेंसिल से ही लिखेंगे। चित्र पेन से बनाने पर कई टीचर नंबर काटते हैं, तो चित्र आप ध्यान रखेंगे पेंसिल से ही बनाएंगे। अभिक्रिया अगर आप चाहें, आपको बहुत मन है तो आप लिख सकते हैं पेन से, लेकिन चित्र आपका हमेशा पेंसिल से ही बनेगा। आगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये बोला जा रहा था इसी क्वेश्चन में 2 नंबर में हमने अभिक्रिया भी लिखी और इसका उदाहरण भी लिखा, यानी कि इसका समीकरण भी लिखा। और सैंडमायर अभिक्रिया बोला जा रहा है, हमने सैंडमायर अभिक्रिया पूरा बढ़िया से लिखी। सैंडमायर अभिक्रिया एक प्रकार की अभिक्रिया, एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसका व्यापक रूप से एरिल डाइजोनियम लवण से एरिल हैलाइड के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग मुख्यतः बेंजीन पर अद्वितीय परिवर्तन के लिए किया जाता है, यानी बेंजीन में परिवर्तन के लिए सैंडमायर अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ से उदाहरण हमने लिखा C6H5N2Cl CuCl C6H5Cl N2, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि यहाँ से देखेंगे 7वें का खा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। एल्डिहाइड एवं कीटोन में एल्डोल्फ व क्रॉस एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों का समीकरण दे सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आपको ये 2 क्वेश्चन करने में कम से कम 1.5 पेज लिखना पड़ेगा, और आपने केवल 5 रासायनिक समीकरण लिख दिए तो ये आपका इतने में कंप्लीट हो जाएगा। आप देख रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं टीचर कि आप रासायनिक समीकरण तैयार कीजिए, क्योंकि लिखने वाले में जो आ रहा है आपको लिखना भी है, समीकरण भी लिखना है, तब आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं। और समीकरण वाले में केवल समीकरण पर आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियाँ हैं, CH3Cn+2H2O CH3COOH+NH3। ऐसे ही हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल 5 में बन रहा है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ध्यान रहे, कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे, जैसे आप अथवा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने 7 के खा में अथवा वाला क्वेश्चन हल किया, तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक 7 खा और अथवा लिखेंगे। यहाँ पर अथवा डाल सकते हैं, आप ऐसे लिख देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रश्नोत्तरांक 7 खा अथवा। अब टीचर को पता लग गया कि आप ये वाला हल कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपको पूरे हल करने हैं, पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, गलत आए तब भी करने हैं, सही आए तब भी करने हैं। 95 नंबर चाहिए, जो भी बोल रहा है उससे एक स्टेप आगे आपको बढ़कर आंसर देना पड़ेगा, तब आपको 95 नंबर मिलेंगे या उससे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। उसके बाद जितने भी चित्र बनाने हैं आपको पेंसिल से बनाने हैं। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम पर चाहिए, वहाँ पर मैंने PDF का डाल दिया है, आप ढूंढ कर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको सभी पेपर्स की PDF मिल जाएंगी। चैनल को आप ऊपर नीचे स्वाइप कीजिएगा, पूरा PDF से ही भरा हुआ चैनल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।